नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है शॉपिंग में चीटिंग, जिम्मेदार कौन। ये सवाल इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म से बिकने वाले सामान की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये डिबेट बहुत लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक तस्वीर साफ हुई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो इससे पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी प्लेटफॉर्म के जरिए लोग सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ग्राहकों का इन पर भरोसा होता है, ना कि सेलर पर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ई कॉमर्स कंपनियां अपनी जवाबदेही से क्यों भागना चाहती हैं। ई कॉमर्स कंपनियां खुद को सेलर और ग्राहक के बीच महज एक इंटरमीडियरी क्यों मान रही है, जबकि हर प्रोडक्ट की बिक्री से इन्हें मोटी कमाई होती है। ऐसे में ग्राहकों की शिकायतों को लेकर क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? इस खास मुद्दे पर एक्सपर्ट से हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से इन प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली धोखाधड़ी की तादाद भी बढ़ रही है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कस्टमर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगाया मोबाइल और जब डिब्बा खोला तो उसमें से ईंट निकली। कई बार कस्टमर प्रोडक्ट कोई और खरीदता है और उसे मिलता है कुछ और प्रोडक्ट। कस्टमर को असली की जगह नकली प्रोडक्ट बेचे जाने की शिकायतें भी आए दिन मिलती रहती हैं। इसके अलावा जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट की वापसी करना चाहता है तो कई बार कंपनियां उसमें भी आनाकानी करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर पहले जहां कुल शिकायतों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी महज 8% के करीब शिकायतें होती थी, वो अब बढ़कर 50% तक पहुंच गई हैं। ऐसे में सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने को लेकर कमर कस चुकी है और इसके लिए कड़े नियम ला रही है ताकि ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय की जा सके। एक तरफ सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती की तैयारी कर रही है, वहीं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से बिके किसी प्रोडक्ट को लेकर हुई हेराफेरी या फ्रॉड संबंधी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। इनका कहना है कि वे केवल खरीदारों और सेलर्स के बीच किसी उत्पाद की खरीद फरोख्त के महज बिचौलिए का काम करते हैं। उनके काम करने या जिम्मेदारी लेने का एक सीमित दायरा होता है। उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कंपनियां सामान बेचती हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब सेलर्स ग्राहकों के प्रति अपनी भूमिका को निभाने में नाकाम रहते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बढ़ जाती है कि वो ग्राहकों की समस्याओं का निपटारा करें। ई कॉमर्स कंपनियां वेरीफाइड सेलर्स को ही अपने मार्केट प्लेस पर कारोबार करने की अनुमति दें ताकि किसी फ्रॉड के होने या प्रोडक्ट संबंधी दूसरी समस्याओं के लिए ग्राहकों के हितों को सुरक्षित बनाया जा सके। दरअसल एफडीआई नियमों के तहत ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करती हैं। ऐसे में इनका कहना है कि सेलर्स की ओर से किसी कोताही को उन पर थोपना एफडीआई नियमों के खिलाफ होगा। फिलहाल तो सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म संबंधी कानून और नियम कायदे में बदलाव कर सकती है, क्योंकि जिस तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चला है, ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2024 तक $111 बिलियन और 2026 तक $200 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर चर्चा नहीं, फाउंडर एंड एमडी वजीर एडवाइजर्स के हमारे साथ सुधीर मेहरा हैं, सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के, और साथ ही रेखा अग्रवाल हैं, सीनियर कंज्यूमर एडवोकेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है, मेरा सबसे पहला सवाल हरमिंदर जी आपसे ये होगा कि ई कॉमर्स कंपनियों का ये कहना कि सेलर्स की जिम्मेदारी होती है अगर कोई सामान गलत कंज्यूमर तक पहुंचे, और इसमें जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको दोषी ना ठहराया जाए, क्या ये दलील ठीक है? ठीक है या नहीं है, लेकिन उनका अपना एक व्यू है कि वो जिम्मेवारी लेने से बचना चाहते हैं। कोई भी बचना चाहेगा, क्योंकि इसको पूरा करने, फुलफिल करने के अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी कॉस्ट आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस सारे के पीछे वो कहीं ना कहीं जो हमारे कानून है उसके पीछे छुपने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार ही कह रही है कि आप सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप इन्वेंट्री नहीं रख सकते, आप अपना ब्रांड नहीं बेच सकते, वो प्राइसिंग नहीं कंट्रोल कर सकते, तो भाई आप ही कह रहे हैं आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, तो फिर मुझे इस पे जिम्मेवारी लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, राइट?
तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि आप किसी को कह रहे हैं कि आप कौन हैं और किसी कह रहे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो कंपनी तो उस आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में ले जाना चाह रही है कि ठीक है, फिर हम तो सिर्फ बीच में बैठे हैं, हमें क्या होगा, राइट? क्यों नहीं, लेकिन सर क्या ये कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, ई कॉमर्स कंपनी की, मगर मान लीजिए एक कंज्यूमर होने के नाते अगर मैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ खरीद रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो उस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं तो सेलर को नहीं जानता इंडिविजुअली। अगर मैं किसी रिपूटेड ई कॉमर्स की वेबसाइट से जाकर सामान खरीद रहा हूँ तो मैं तो सेलर को नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर वो कंपनी सेलर के जरिए हमें वो सामान दिला रही है, डिलीवर करवा रही है, तो क्या इसमें वो कंपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? आपका पॉइंट किसी हद तक सही है, लेकिन दूसरी बात यह कि मैं कह ही नहीं रहा कि आप इससे सामान लीजिए। मैंने तो आपको सारे सेलर प्रेजेंट कर दिया, आप में किसी में से भी ले लीजिए। आप इसको फिजिकल वर्ल्ड में लीजिए ना। मैंने एक मॉल बनाया है, उसमें 200 दुकानें हैं। अभी मैं क्या जिम्मेवारी हूँ? क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लैंडलॉर्ड हूँ, मैं तो सिर्फ टेनेंट उसका रेंट लेता हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मेरे को बाय कानून ये बोला गया है कि तुम इसके अंदर और इसके अलावा आपका कोई रोल हो ही नहीं सकता। तो भी मैं क्या करूं? मैं कैसे जिम्मेवारी ले लूं? आपकी मर्जी है, इस दुकान से या इस ब्रांड का नाम लीजिए ना लीजिए। हम बाजार में भी खरीदते हैं, अपने रिस्क पे लेते हैं ना, कि हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर है तो अच्छा ही प्रोडक्ट बनाती होगी, तो लक्स ले लिया, नहीं बना तो लक्स के पीछे जाएंगे, दुकानदार के नहीं पीछे नहीं, थोड़ी। ये सर आप एक टेक्निकली या एक कानूनी तौर पर या फिर जो दलील के तौर पर ये बात आप ठीक है जो कह रहे हैं, वो कंपनियां अपनी दलील दे रही हैं, लेकिन एक कंज्यूमर के तौर पर कंज्यूमर तो ट्रस्ट करता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या बाकी ई कॉमर्स कंपनी पे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह रहा हूँ कि कंज्यूमर को सोच समझ के शॉपिंग करनी थी, और हर कंज्यूमर वही करता है। क्योंकि हाँ, आज अगर आप देखेंगे तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाँ, ज्यादा से ज्यादा सामान ब्रांडेड प्रोडक्ट जो जानी हुई ब्रांड्स है वही बिकती है। ठीक है। उसके बाद जब आदमी कोई लेता है तो ओके, मैं आऊंगा सर, इस पर आऊंगा। जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन सुधीर जी, आप जरा बताएं कि आप तो ऑनलाइन पर अपना सामान बेचते हैं, डिलीवरी करते हैं, ये बताएं कि ये चीटिंग किस तरफ से होती है? क्योंकि जो जो चीटिंग करने वाला बंदा है या जहां से ये चीटिंग होती है, उनका मकसद तो ये होता होगा कि चलो एक अच्छे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो अपना घटिया माल चिपकाने में। तो इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है सर? कैसे इस तरह की चीटिंग होती है? नमस्कार जी सर, इसमें ऐसा है कि इट इज रूल्स विच आर बीइंग मेड, जो मेरे अर्लियर स्पीकर वजीर एसोसिएट्स ने बताया है, ही इज राइट टू अ सर्टेन पॉइंट, बट माय व्यू इज अ लिटिल डिफरेंट। माय व्यू इज दे हैव मेड द प्लेटफॉर्म, ये आपका फेयर इनफ, दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट। अच्छा, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन रेखा मैम, आप जरा, हाँ जी कंटिन्यू करें सर अपना, सुधीर जी। ओके, माय व्यू इज अ लिटिल डिफरेंट कि उसमें क्या होता है कि जब जो Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक लागू होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग कमीशन ऑन दैट, ओके, जो सेल के ऊपर दे आर टेकिंग मनी फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जो भी सेलर है उससे वो पैसा लेते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। अगर आप सारा कुछ कर रहे हो, पैसा बना रहे हो यहाँ पे आके, और आपके प्लेटफॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। यू कैनॉट से कि भाई हमारे को रूल ये वाला है, हम इसमें करेंगे। ऐसे कम से कम 100 रूल हैं जो कि उन लोगों ने उसके रास्ते बना रखे हैं कि उसको बाईपास करने के लिए। अगर आप डीप में स्टडी करोगे, आपको हर, इनके पास 10-10 सब्सिडरी हैं, हर रूल को इन लोग उसको बाईपास करते हैं और उस तरह से अपना माल बेचते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सेलर इशू को ये हैंडल करना बहुत आसान है। जैसे ही कोई सेलर के पास से 2 या 3 कंप्लेंट आ जाती हैं, कहीं उसने माल डुप्लीकेट भेजा है या उसका फ्रॉड माल है या कुछ है, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दो, उसके ऊपर इंक्वायरी करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक हुई है। बिकॉज व्हेन द सेलर सेल्स द गुड्स, देयर इज अ सिस्टम दैट ही हैज गॉट अ वीडियोग्राफी डन फॉर एवरी बॉक्स व्हिच इज गेटिंग पैक्ड। अगर वो जो वीडियोग्राफी, उसका नंबर, वो सब वहां पे लिखा जाता है, उसके यहाँ पे वीडियो बनती है इसकी माल बेचने के टाइम पे। जो बल्क सेलर्स हैं वो ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं। वहां से अगर निकल के जाता है तो देन द प्रॉब्लम कुड हैपन विद द कोरियर कंपनी जो इसका डिस्पैच लेती है, और कोरियर कंपनी का माल जो है मल्टीपल हैंड्स में जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां पे माल एक्सचेंज किया जाए। बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि हम उसको बोलें कि भाई ये पकड़ा नहीं जा सकता, इसको पकड़ा जा सकता है। अगर हम एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस करें कि 3 कंप्लेंट आ जाए या 5 कंप्लेंट आ जाए, तो आपके अकाउंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा सेलर के, ऑटोमेटिकली उसको डर लगना शुरू हो जाएगा। ही विल मेक श्योर दैट उसके एंड से सारे सिक्योरिटी और सारे के सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं वहां से।
तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। दूसरी चीज, जैसे ही किसी भी जिसकी कंप्लेंट आती है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, इट शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन दैट सेलर की, जो जब आप उसकी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो कि यू हैव गॉट 25 कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम और 30 कंप्लेंट्स और 50 कंप्लेंट, लेट द बायर देन टेक अ कॉल ना। आप अगर रिटेल की दुकान में जाते हो, आपको अगर 4 जगह से सुनाई देता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो मॉल है इसमें ये वाली दुकान जो है ये आपके साथ फ्रॉड करती है या इसके रेट्स ठीक नहीं है, आप उसके पास जाते नहीं हो। सेम थिंग यहाँ पे भी अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो बायर है वो अपने हिसाब से वहां पे जाएगा। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर्स। ये सब फॉलो अप हो सकता है, ये फ्रॉड पे कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा कोई सकता बड़ी है, चीज ये के बात, हाँ ठीक है आपकी बात। लेकिन रेखा मैम, आप चूंकि एडवोकेट है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक कंज्यूमर होने के नाते मेरे पास क्या अधिकार बचता है अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स कंपनी के जरिए, और अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो क्या इस फ्रॉड की जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियों पर नहीं होनी चाहिए? क्या मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूँ? क्योंकि मैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके सामान खरीद रहा हूँ, अगर मेरे साथ चीटिंग हो रही है, या फिर उन कंपनियों का ये कहना ठीक है कि सेलर की चीटिंग के लिए उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए? कानूनी तौर पर ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ पर कहूँगी कि इस डिस्कशन के अंदर कि ई कॉमर्स जो है आजकल एक हकीकत बन गई है। हर व्यक्ति आजकल ई कॉमर्स के जरिए सामान खरीदता है, और उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते ही जो 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो नया कानून आया था 2019 के अंदर, पहले 1986 का बना हुआ कानून है, 2019 के अंदर जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना वापस से, तो उसके अंदर खास तौर के ऊपर ई कॉमर्स के बारे में भी जिक्र किया गया है जो पहले वाले एक्ट के अंदर नहीं था। तो इस एक्ट के अंदर भी जो जिम्मेदारी जो हमारे कानून विशेषज्ञों की थी वो ये ध्यान करना था उनको कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको कोई भी सामान खरीदते या कोई वस्तु खरीदते या कोई सेवाएं खरीदते हैं, उन दोनों स्थिति के अंदर उनको 2 चीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस, और दूसरी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंदर सारी चीजें आ जाती है कि फर्ज करिए कि कोई चीज है उसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी अच्छी नहीं है, ईंट निकली, तो ये तो एक टोटल फ्रॉड का केस बन जाता है। साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है जब कोई गलत तरीके से व्यापार करता है और कंज्यूमर को गुमराह करा जाता है कि नहीं आप ये चीज खरीदो तो इसका ये फायदा होगा आपको करने से, वो मत खरीदिए, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें फ्री के अंदर मिल रही, इस तरह के उसको लुभाव करके उसको अट्रैक्ट करके उस तरह से कोई चीज बेची जाती है। या जानबूझ के ये जो ई कॉमर्स के जो प्लेयर्स हैं अगर अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा ऊंचा करके उसी चीज को एक जगह 100 रुपए की चीज दिखाता है, दूसरा उसको 200 रुपए की दिखाता है, तो उसके अंदर उसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो इस तरह की चीजें करके अगर आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आती है। तो जो हमारी सरकार है उसने जो ये मुहिम स्टार्ट करी है जागो ग्राहक जागो, तो हमारी सरकार ने इसके अंदर इस बात को विशेष तरीके से ध्यान करा है कि भले आजकल हमारे जो ग्राहक हैं बहुत ई कॉमर्स के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर भी कोई अनपढ़ आदमी भी जो कोई होगा वो अपना सामान कोई अपने मोबाइल के अंदर, आजकल हर इंसान के पास में इस तरह का एक स्मार्ट मोबाइल फोन होता है जिसमें वो 1 मिनट के अंदर कोई भी चीज को ऑर्डर कर लेता है। तो क्या एक अनपढ़ आदमी या कोई जो गांव में या कोई दूर दराज बैठा हुआ है या शहर के अंदर भी कोई व्यक्ति है, क्या उसको धोखा करके कोई भी ई कॉमर्स वाला भाग सकता है ये कह के कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अमेज़न ये कह सकता है कि मैंने तो सिर्फ आपको सर्विस सप्लाई करी है, मैंने वो चीज को बनाया नहीं है? तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए 2019 के कानून के अंदर खास तौर पर लिखा है कि जो कंज्यूमर है वो ई कॉमर्स वाले को भी पकड़ सकता है। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सब हमने तो सिर्फ चीज आपको सप्लाई करी है, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये कहकर ई कॉमर्स कंपनियां पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं कि हमने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया है। तो ठीक है, मतलब आपने ये साफ तौर पे कह दिया अगर हमारे साथ कोई चीटिंग हो ऑनलाइन शॉपिंग में तो हम सेलर के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कानून में इसका प्रावधान है, राइट मैम? बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल हरमिंदर जी आपसे ये होगा कि आप तो चूंकि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स कंपनियों को, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब कोई सेलर लिस्ट होता है किसी भी ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर, तो क्या उसका प्रोसेस क्या होता है? क्या उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी है, कोई चेक एंड बैलेंस है कि आप किन किन पैरामीटर पर उसे देखते हैं उसके बाद लिस्ट करते हैं अपने यहाँ,
कि वो कंपनी जेन्युइन है नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या ये सब चीजें चेक की जाती हैं सर? बिल्कुल सारी चीजें की जाती हैं। नो योर हाँ। सेलर, नो योर कस्टमर होता है, उस तरीके के वेंडर एम्पैनलमेंट होती है। उनके सारे जैसे पैन कार्ड है, टिन नंबर है, जो भी सारी चीजें, बैंक अकाउंट, क्योंकि सारी चीज डिजिटली होनी है। तो एज गुड एज जितना आपका बैंक अकाउंट खोल लेगा उससे ज्यादा ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना टर्नओवर, अपना सारी चीजें उनको सबमिट करनी पड़ती है। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर तरह के सेलर के लिए बने हैं, छोटा बड़ा हर तरह का होता है, और नए पुराने सब तरह के लोग होते हैं, तो हर तरीके, लेकिन ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन उनसे ली जाती है। और जो वो चीज कही जा रही है कि कुछ कंप्लेंट्स आने के बाद उसके पूरे रेटिंग सिस्टम, सारी चीजें काम करती है। इन्फॉर्मेशन लेना Right? एक बात है सर, इन्फॉर्मेशन लेना एक बात है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि 100 सेलर ने मान लीजिए अप्लाई किया किसी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, क्या ऐसा होता है कि उसमें से 20-30 रिजेक्ट हो गए हों, 70 कोई लिया गया और 60 कोई लिया गया, या आपने जानकारी ले ली और सबको लिस्ट कर दिया? आप यही मान के चलिए, मेरा मोटा मोटा मानना है कि सबको लिस्ट कर दिया। हाँ। अनलेस की कोई बहुत ही स्टाक उसमें कोई चीज आ रही है, क्योंकि इन ए वे आप समझिए उसका राइट टू ट्रेड है कि उसको बिजनेस करना है, तो दिया जा रहा है। हमारे पास इस समय कोई कारण, नई कंपनियां वो कहती हैं कि हाउस वाइफ है, वो कहती है मुझे अपने घर में बनाए हुए पापड़ बेचते हैं, राइट। अब उससे क्या पूछ लेंगे? उससे इंफॉर्मेशन ही लेंगे ना कि आप हैं कौन, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, जो भी सारी चीजें, वो सारी चीजें आप उनसे लेंगे और उनको बिजनेस करने देंगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि इस तरीके की चीज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बिक सकती है, कस्टमर की डिमांड है। तो शुरू हुआ काम। उसके बाद शुरू होगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस दो तरह से होती है। एक तो ये कि उनको ऑर्डर आया, सप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की बदनामी होगी कि ऑर्डर प्लेस किया 10 दिन तक कुछ आ ही नहीं रहा है, जब खबर भी नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजों पे होती है। फिर सेकंड आता है कि ये जो आपको बताया कि उनको सर्विसेज ऑफर करनी है, कस्टमर को प्रोडक्ट करनी है, उसकी कस्टमर का हर समय रेटिंग देने का, उसकी कंप्लेन करने का, उसके रिव्यूज लिखने का, वो सारी चीजें वो कस्टमर के पास है। उन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर दो चीजें होती है। एक नहीं कि किसी कारण से किसको डीलिस्टिंग होना या आप हैं और डीलिस्ट कर दिया जाए, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी गलती करनी है, लेकिन उसके अंदर कैसे आपकी रेटिंग और रिव्यूज बढ़ के आपका नाम ऊपर होता है, नीचे होता है, आपकी सेल बढ़ती है, घटती है, आपको सपोर्ट मिलती है, प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है सेलर्स के ऊपर। जिस आदमी को फ्रॉड करना है, जिस आदमी को धोखा, भाई आईफोन की जगह किसी को ईंट का टुकड़ा भेज रहा है कोई आदमी, उसका तो आप कर ही नहीं सकते ना। जिसने ये सोचा भी ऐसा करने का, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप किसी भी तरीके से पहले पकड़ नहीं सकते थे। वो तो ऐसा करेगा तभी पकड़ा जाएगा। और ये बिल्कुल मानने की बात है कि अगर ऐसा हुआ होगा, जिसके भी साथ हुआ होगा, मेरा मानना है कि बिना कंज्यूमर कोर्ट गए हुए कि कम से कम ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने उसको फुलफिल किया होगा उस चीज को। अब हुआ लेकिन सुधीर जी, हाँ ठीक बात है, ठीक जी जी कंप्लेन रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, मेरा सवाल वहां आएगा, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं किसी ने भी, क्या वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, पॉइंट वहां पे आता है। हाँ। मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे आपने कहा 8% से 50% बढ़ गई, हाँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो लगता है कि यहाँ पे क्राइम रेट कम है। हाँ। एफआईआर की जा रही है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेयर्स है, हाँ। क्योंकि सब डिजिटली हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लेन्स एक्चुअली ज्यादा दर्ज हो रही है, जो पहले दर्ज होती ही नहीं थी। मैं कहा ठीक है, जाके कंप्लेन करूंगा उसके बारे में। तो ये ऐसा नहीं है कंप्लेन्स इसके कारण बढ़ गई, कंप्लेन्स रजिस्टर होना बढ़ गई है, क्योंकि कंप्लेन हो तो रही है ना सर, वो तो अलग आंकड़ों की बात है कि चलिए पहले नहीं होती, लेकिन हो तो रही है ना। एब्सोल्युटली कोई डाउट ही नहीं है। आपकी जो नंबर्स दिए ना 100 बिलियन से 200 बिलियन और बढ़ता जाएगा, तो आज 100 बिलियन 200 तो तब होगा। लेकिन ये तो 1-2 बिलियन था आज से 7-8 साल पहले, 100 पे आ गया। तो आप समझिए ना अमाउंट ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है। हाँ ठीक है, Right. लेकिन सुधीर जी मैं आऊंगा सर आपके पास। सुधीर जी, ये चीटिंग तो एक बात हो गई, लेकिन क्वालिटी कैसे इंश्योर होता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि कई बार जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपने जूता ऑर्डर किया, ईट आपको दे दिया गया, या मान लीजिए आपने कोई ओरिजिनल ब्रांड का कुछ ऑर्डर किया लेकिन आपको फर्स्ट कॉपी दे दी गई। तो मतलब ये क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कोई पैरामीटर है क्या? सर फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर क्वालिटी चेक हो सकती है। तो अब जैसे नाइकी के जूते हैं, सर प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको कम से कम ऐसे 4-5 सप्लायर मिलेंगे जो कि नाइकी के जूते सप्लाई कर रहे हैं। उसमें से 2 या 3 डुप्लीकेट वाले हैं, इसलिए पता चल जाता है। आप माल मंगाइए, आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बायर जो प्लेटफॉर्म पे आता है ना, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि सस्ता है तो अच्छा है, सस्ता है तो डुप्लीकेट भी है, वो उसको जानना है। अगर नाइकी का ब्रांड है, रीबॉक का ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है जैसे कि जो इजीली कॉपी हो सकता है। मोबाइल फोन का कॉपी होने का चांस कम है, बट लेदर गुड्स हुए, आपके कपड़े हुए, आपके बैग्स हुए, जहाँ डुप्लीकेसी होती है वहां पे
वहां पे अगर उनको दिख रहा है कि बहुत सस्ती चीज मिल रही है, क्या आप नॉर्मली आप देखोगे कि हर प्रोडक्ट के सामने डिस्काउंट परसेंटेज लिखा होता है, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। ये सब फ्रॉड है, बिकॉज कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप 80% डिस्काउंट करके बेचोगे? आपका माल नहीं बिक रहा, इसका मतलब है कि आप उसको 80% डिस्काउंट पे बेच रहे हो, या फिर ये है कि आपने प्राइस, जो चीज की कीमत 100 रुपए की, नहीं सर सुधीर जी, ये सर ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन इसको पकड़ने का फिर तरीका नहीं हुआ ना। ये मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 80% डिस्काउंट, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि 80% डिस्काउंट फ्रॉड है अगर कोई ऑफर कर रहा है, तो फिर जेन्युइन क्या है? क्या 60% डिस्काउंट जेन्युइन है? क्या 50% डिस्काउंट जेन्युइन है? इसका ये पैरामीटर कैसे तय होगा कि कितना परसेंट जेन्युइन है और कितना परसेंट फ्रॉड है? ये कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं है ना इसके लिए। कोई भी अगर सेलर, आप देखोगे जाके प्लेटफॉर्म पे, जिसने 70% डिस्काउंट दे दिया है, उसने या तो प्राइस जैकअप करके रखा हुआ है, या उसने डिस्काउंट स्ट्रक्चर, उसने डिस्काउंट ज्यादा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है, जो कि अनरीजनेबल, उससे मालूम पड़ता है। दूसरा क्या है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को नहीं पता है कि जो सप्लायर है वो माल जेन्युइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। वो अगर सपोज करो मैं सेलर हूँ और मुझे अगर चीटिंग करनी है, तो जब तक बायर के पास माल नहीं पहुंचेगा, उसने पैसा नहीं दे दिया, डब्बा नहीं खोला और यूज नहीं किया, तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि वो नाइकी का जूता या रीबॉक का जूता जो है। ठीक बात है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपको क्या डिलीवरी दी जा रही है, और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको फिल्टर करने का कि उनके प्लेटफॉर्म के जरिए जो ट्रेड हो रहा है, जो शॉपिंग हो रही है या जो सेलर बेच रहा है, उसको कैसे क्वालिटी चेक किया जाए। लेकिन रेखा जी, एक कंज्यूमर को इंसाफ मिले, अगर मान लीजिए कंज्यूमर के तौर पर, क्योंकि ये बहुत ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, लेकिन बारीकी से बहुत कम लोग ये देख पाते हैं कि इसका सेलर कौन है, इसका सेलर ब्रांडेड है, ओरिजिनल सेलर है या कोई दूसरा सेलर है। ये बहुत सारे कस्टमर, कंज्यूमर नहीं चेक कर पाते हैं, ये हकीकत है। दूर दराज तक आपने खुद कहा कि मोबाइल पहुंच गया, लोग गांव में भी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अगर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, उनको लगता है हमने अमेजोन से खरीदा है या कि कोई और प्लेटफॉर्म है। तो उनको इंसाफ मिले, इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए ताकि सब तक ये पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जहाँ पर हम कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करते हैं ना, उसके साथ साथ मैं कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़ की भी बात करूँगी। सिर्फ अधिकार ही नहीं होते, कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हर जो उपभोक्ता है उसको ये सलाह दूंगी कि आप लालच मत करिए, और इस बात को याद रखिए कि कोई भी चीज़ जीवन के अंदर आपको फ्री नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ आपको अगर कोई मुफ्त में देता है तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने वाली है। तो आप हर उपभोक्ता को, हर कंज्यूमर को सतर्क रहना चाहिए जहां तक हो सकता है। आपके बाकी जैसे पैनलिस्ट ने भी बात करी कि उसका कोई एब्सोल्यूट 100% कोई सेफ तरीका हो, ऐसा नहीं है, मैं भी इस बात को मानती हूं। परंतु अगर साथ साथ हम लोग सब मिलके चलें और इसके अंदर हम ई कॉमर्स पे अगर हम अपनी कुछ खरीदारी करते हैं तो सतर्क रहें, इस बात का ध्यान रखें कि देखें कि जो ई कॉमर्स के जरिए भी हम जैसे अभी नाइके शूज की बात हुई, तो एक वेल नोन कंपनी है, तो अगर हम नाइके शूज को खरीदते हैं तो हमको भी कुछ मार्केट का सर्वे करना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर ये जूता कितने का मिल रहा है। थोड़ा सा आलस हमको भी अपना कम करना चाहिए, पता करिए कि मार्केट के अंदर अगर आप दुकान में जाके खरीदते हैं तो कितने का मिलता है, और जो आपको ई कॉमर्स के जरिए घर में बैठे बैठे जो चीज मिल रही है वो क्या वाकई में उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। फर्ज करिए कि अमेज़न कहता है कि ये जूता 10,000 का है और इसको हमने 70% डिस्काउंट करके इसको 3,000 का दिया। आप पहले चेक तो करिए क्या उस नाइकी के जूते की वाकई में कीमत 10,000 रुपए है ठीक है मैम, आपकी क्या वो 5,000 रुपए का है? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त कम है मैम, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कंज्यूमर को भी चेक करना चाहिए, बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन अगर 70% कोई ऑफर कर रहा है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर, तो क्या उस ई कॉमर्स कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको वहां पर रोका जाए कि आप गलत ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, कंज्यूमर को?
संक्षेप जी में। बिल्कुल, जो ई कॉमर्स जो इंटरमीडियरी बनता है, हाँ। उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिन कंपनीज का माल अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं, उसकी वो जिम्मेदारी ले कि हमने उनको हमने ड्यू डिलिजेंस करी है, ठीक और है। उसके बाद में ही हम आपको अपनी Exactly. जो वर्चुअल दुकान है, बिल्कुल ठीक। वर्चुअल दुकान के अंदर हम उन्हीं लोगों को बेचने का अधिकार देंगे जिनकी कोई इंटेग्रिटी है। एग्जैक्टली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।